आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, तभी इस पर होगा लोगों का बसेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। प्रकृति का एक नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हाल ही में हुई त्रासदियों ने सबको ये सिखा दिया कि प्रकृति की रक्षा करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सूबे की सरकार अभियान भी चला रही है, जिसके तहत 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। आखिर पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम आम लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं शिव मंगल सिंह सम्मान से सम्मानित और साथ ही प्रेसिडेंट का पुलिस पदक पाने वाले ईओ डीआईजी अखिलेश निगम अखिल। सर, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ हमारे साथ आज एक और गेस्ट स्टूडियो में हमारे मौजूद है, पर्यावरण दूत, जिनका नाम है कृष्णानंद राय, जो कि एक कवि भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर प्राइम टीवी पे। देखिए, तो इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सर अखिलेश जी आपसे होगी। देखिए अखिलेश जी, मानव अगर हम मनुष्य की बात करें और वातावरण एक दूसरे के सामंजस्य से कहीं ना कहीं चलता है, ऐसे में पर्यावरण मनुष्य के लिए कितना जरूरी है और इसे बचाना क्यों जरूरी है? जहाँ तक कि पर्यावरण की बात है, प्रकृति और पुरुष, मनुष्य और प्रकृति दोनों है। मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है। मेरा मानना है कि जो है मनुष्य को प्रकृति से पोषण मिलता है, तो मनुष्य का भी ये उत्तरदायित्व है कि वो प्रकृति को रक्षित और सुरक्षित करे। यदि जितना प्रकृति रक्षा और सुरक्षा रहेगी तभी मनुष्य जो है खुशहाल रहेगा। मेरा मानना है प्रकृति की हरियाली जीवन की खुशहाली। और जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो समस्याएं आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की त्रासदियां हो रही, वो इसी के कारण हो रही हैं कि हम कहीं न कहीं अपने कर्तव्य से चूकते जा रहे हैं। हम लोग प्रकृति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, जल थल वायु विकार बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण ये समस्याएं हो रही हैं। वृक्ष काटे तो जा रहे हैं, लेकिन वृक्ष लगाए नहीं जा रहे हैं, और जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा नहीं हो पा रही। ठीक है कृष्णानंद जी, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छी कविताएं आप लिखते भी हैं। पहले कविताओं के माध्यम से हमारे दर्शकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कीजिए। देखिए, मैं तो सभी से हाथ जोड़कर विनती करके बताता हूँ कि पेड़वा लगैबा तब पैबा ऑक्सीजन, और पेड़वा बचैबा तब पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कौनो रहे सीजन। और ये क्यों बता रहा हूँ कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा, और पेड़ लगाकर देखो भैया अच्छा दिन आ जाएगा। इस तरह से मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि अधिक से अधिक। देखिए, अभी मैं सालों से गीत बना रहा हूँ, गा रहा हूँ, उसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ जो बराबर। उसकी लाइनें क्या हैं कि प्रकृति की रक्षा बहुत जरूरी, जन जन को बतलाता हूँ, और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ गीत सदा ही गाता हूँ। तो ये लाइनें जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है स्वीकार भी किया गया, और मुझे खुशी है। देखिए, बचाना शब्द जरूरी है, इसलिए जैसा कि निगम साहब हमारे बगल में, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर हम जैसे बच्चे की तरह से पालन पोषण करते हैं, उस तरह से जब हमारा ध्यान रहेगा कि जहाँ पेड़ लगाएं और वहाँ जा के देखें। और बचाने का कई तरीका हमने बताया, जिससे लोग, बहुत से लोग गाड़ी में पानी 5 लीटर रखे रहते हैं, कहीं कहीं रुक के पौधे को डाल दें। हर तरह का मतलब जिससे पेड़ लगाने का मौका नहीं लग पाया, तो कई तरीके हैं कि जो है हम जुड़ सकते हैं, और जुड़ना चाहिए सबको जो है, तब जा करके हरियाली और खुशहाली रहे। ठीक है, देखिए अखिलेश, अगर हम सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 से 21 के बीच में तकरीबन 20 लाख पेड़ ऐसे हैं जो काटे गए। फिलहाल अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तकरीबन 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहल है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार हो, वो निश्चित रूप से उसको प्रकृति की रक्षा सुरक्षा में काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पहल की, अपने आप में ऐतिहासिक है, और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को ये कार्य करना चाहिए। मैं बताऊं कि कल 22 जुलाई 2023 को हमने अपने पैतृक जमीन पर, जो लखनऊ क्षेत्र में ग्राम सखना घाट है,
वहाँ पर अपने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से और स्थानीय ग्रामवासियों के माध्यम से अपने ही पैतृक जमीन में जो है वहाँ पर पेड़ लगवाए। और मैंने उसमें यह किया कि जितनी मेरी आयु थी, मैं इस समय हमारे 57 ईयर चल रहा, 57वां साल चल रहा है, मैंने 57 पेड़ लगाए, मंगवाए और 57 पेड़ लगाए। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, जो व्यक्ति जितनी उम्र का हो कम से कम उतना पेड़ लगाए। और उसका मैं एक और सबसे अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति यदि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाए, एक व्यक्ति एक पेड़ का हो पावन अभियान, एक व्यक्ति एक पेड़ का हो पावन अभियान, जंगल में मंगल तभी होगा देश महान, जंगल में मंगल तभी होगा देश महान। तो एक व्यक्ति और एक पेड़ लगाए। और उसका सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक व्यक्ति यदि अपने जन्मदिन पर जन्मदिन मनाए और उस दिन एक पेड़ लगाए, अपने बच्चों से भी उसमें, यदि उसके पास जगह नहीं है तो वो सार्वजनिक स्थान पर, गांव सभा की जो जमीन है या जो है हमारे नेशनल हाईवे या सड़क किनारे जो है वहां पर पेड़ लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से एक क्रांति आएगी, एक व्यक्ति एक पेड़। ठीक है, देखिए कृष्णानंद जी, अभी सर ने एक तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट बताए कि जिनके पास जगह नहीं है वो सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाएं, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि हम जितने पेड़ लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा विकास के नाम पर पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक पौधा लगाएंगे तो उसको वयस्क होने में 7 से 8 साल का समय लग जाता है। ऐसे में पेड़ों की कटाई अगर लगातार ऐसे होती रहेगी तो हम अपने वातावरण को, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखेंगे? देखिए, इसी के चलते एक फिल्म बनाई गई थी लखनऊ में, चंद्रिका देवी की यहाँ शूटिंग हुई थी, प्रभात वर्मा जी ने बनाया था, चिड़ैयों न बोले। उसमें हमको गाने को मौका मिला था अभिनय करने का। उसकी पंक्तियां सुना रहा हूँ। हमने निवेदन किया कि मती काट पेड़वा की डाल, जियब तू सालो साल, बगीचावा कर देख भाल, जी जइए घरवा के लाल, चारों ओरी पेड़वा लगाव, पर्यावरण के स्वच्छ बनाव, सबके छाया मिली सालों साल, मती काट पेड़वा की डाल। ये निवेदन हम हाथ जोड़ो अभियान का भी एक कविता लिखा हूँ कि भाई घर घर जाके एक ये भी अभियान किया जाए, हाथ जोड़ा जाए। जैसे कि हमसे बहुत से लोग बताते हैं कि वो पेड़ काटने जा रहे थे तो मैं हाथ जोड़ के समझाया, कहीं कहीं सख्ती भी करना पड़ता है। एक सज्जन अभी बता रहे थे कि हम मतलब जा करके रिपोर्ट भी, FIR भी कराएंगे और पुलिस विभाग द्वारा मदद भी मिलती है। ऐसा नहीं है, जब एक एक आदमी ये सोचेगा कि भाई हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, अगर सड़क ही पर लगा है पेड़, कोई काटना चाह रहा है अपने विज्ञापन के लिए कि हमारी दुकान का नाम छिप रहा है, ये है, लेकिन सड़क पर लगा है और सड़क पर राहगीर के लिए, तो राह पर तो जो चलेगा पेड़ रहेगा तभी छाया मिलेगी। तो हम सभी का दायित्व होना चाहिए कि पेड़ को बचाने के लिए कहीं भी कहीं नुकसान हो रहा कोई हो तो पहले तो आवाज जरूर उठावें, मुंह बंद न रखें। ये ना सोचें कि एक जो सबसे बड़ा जो बात कहने जा रहा हूँ, दिमाग में आदमी को कैंसर की तरफ दबोच लेता है कि हमसे क्या मतलब। ये शब्द इतना खतरनाक है, जिसको पकड़ लिया वो आदमी जो है कुछ नहीं कर पाएगा। हमसे मतलब है, राष्ट्र की संपत्ति है, अगर देश को हमको आगे बढ़ाना है। आज जो है चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, देखिए अगर ये लोग सोचे होते तो आज वो लोग न निकले होते देश की आजादी के लिए। तो उनको, और सीमा पर जवान है, देखिए सीमा पर जवान है, सोचता है कि मैं देश की रक्षा करूंगी। और इस तरह से देखिए मैं हाथ में कपड़े का झोला लिया रहता हूँ, हर आदमी सोचेगा कि नहीं हमको पर्यावरण की रक्षा करना है। भारत सरकार के द्वारा जो है मोदी जी ने मिशन लाइफ के तहत ये भी कहा है कि भाई हर आदमी जो है थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देगा, तब जा करके ये जो पर्यावरण की रक्षा होगी और वो होगा। देखिए अखिलेश जी, पर्यावरण के प्रति तो जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में आई त्रासदियों ने सबको पर्यावरण का महत्व बता दिया। देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रकृति का एक नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या हाल ही में जो त्रासदियां आई हैं वो क्या प्रकृति ये जताना चाह रही है, बताना चाह रही है कि आपने खिलवाड़ किया है, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ कि आप देखिए, चाहे बहुत पहले केदारनाथ में त्रासदी आई थी, वहाँ का भी मैं एक चीज़ और इसमें बता दूं कि जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी उसके 4 दिन पहले ही मैं वहाँ से आया था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की मैंने जो है अपने मित्रों के साथ यात्रा की थी। मैंने वहाँ पर जो देखा
कि लोगों ने नदी के किनारे ही तमाम तरह के होटल, अपने मकान और होटल सब बना लिए। रिवर व्यू के नाम पर होटल बना दिए, लोगों को रुकने और ठहरने के लिए बना दिया। पेड़, देवदार और चीड़ के पेड़ इतने काटे गए, लगा कि जो है हमारे पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए। जब आप पहाड़ों को इस तरह से जो है वो काटेंगे, आप जो है उनको जंगलों को इस तरह से साफ करेंगे, नदियों के किनारे आप जो है उसका जो है मकान बनाएंगे, होटल बनाएंगे, तो निश्चित रूप से कल जब नदी में बाढ़ आएगी या कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से इस तरह की त्रासदी आएगी। तो हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने जंगल को बचाना है। पहाड़ों पर भी जो आजकल जो भूस्खलन हो रहा है, इस समय जो है आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो है पहाड़ टूट रहे हैं, भूस्खलन की समस्या हो रही है। भूस्खलन क्यों होता है? यदि हम लोग इसका चिंतन करें, भूस्खलन इसलिए होता है कि पहाड़ पे जो है जंगल खत्म हो गए हैं, पेड़ खत्म हो गए हैं। एक पेड़ जो है उस मिट्टी को, पहाड़ की मिट्टी को बांधे रहता है। यदि पहाड़ पे जो है पर्याप्त पेड़ हो तो भूस्खलन की समस्या न हो। तो हमें अपने पहाड़ को, अपने जंगल को और अपने जितनी भी जलवायु हो उसको रखना है, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन रहे। क्योंकि विकास और विनाश एक सिक्के के दो पहलू हैं। विकास और विनाश, यदि हम सच्चा विकास चाहते हैं तो निश्चित रूप से बिना प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के, बिना वृक्षारोपण के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए अखिलेश जी, अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो अभी आपने जिक्र किया कि हम पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उसके बाद उसे ज्यादातर लोग देखने नहीं जाते हैं कि वो बढ़ कैसे रहा है। क्योंकि अगर अभी आपने जिक्र किया कि कोई बच्चा भी होता है तो हम उसे रात में 10 बार उठ के देखते हैं कि वो कहीं गिर ना जाए, कोने में ना आए। तो हम ये चीज उस पेड़ के लिए क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? यह हम लोगों को बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम यदि एक पेड़ लगाते हैं तो उसकी रक्षा और सुरक्षा का भी ध्यान लगाएं। मेरा मानना है कि आप 10 पेड़ ना लगाएं, आप एक पेड़ लगाइए। एक व्यक्ति एक पेड़। मेरा कॉन्सेप्ट है कि आदमी एक वर्ष में कम से कम जब उसका जन्मदिन होता है या बच्चे का जन्मदिन हो तो उसको वृक्षारोपण के साथ शुरू करें, एक पेड़ लगाए। लेकिन वो पेड़ लगाए तो उसकी देखभाल भी जैसे बच्चे की देखभाल की जाती है वैसे पेड़ की भी देखभाल की जानी चाहिए। वो पेड़ जिंदा रहे, वो पेड़ का विकास हो, कहीं टेढ़ा तिरछा नहीं जा रहा है, उसका वो है। आप पेड़ चाहे जिस तरह का लगाएं लेकिन कम से कम उसका विकास हो और उसकी रक्षा और सुरक्षा हो। तो मेरा यही कहना है कि एक व्यक्ति एक पेड़ का हो पावन अभियान, जंगल में मंगल तभी होगा देश महान। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं। देखिए कृष्णानंद राय जी, जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो घर में हम ऐसे पेड़ लगाते हैं जो फूल वाले हों और बाहर हम ऐसे पेड़ लगाते हैं जो फल वाले हो या जो छायेदार हो। तो जिस तरीके से अभी आप अभियान चला रहे हैं तो क्या आप पेड़ लगाने के दौरान इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं कि हम फल वाला पेड़ लगाएंगे या हम छाया वाला पेड़ लगाएंगे, कुछ ऐसा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और बड़ा इसका एक बताने जा रहा हूँ जो कि सब लोग सुनेंगे तो बड़ा सोचेंगे और उसको फॉलो करेंगे कि घर में दोनों तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। फूल वाले तो लगाएं और फलदार पौधे चूंकि बड़े होते हैं तो मैं लोगों को एक अच्छा अभियान के तहत मैं बता रहा हूं कि बड़े गमले में लगा लें और जब बड़ा पौधा हो जाए, मतलब कि उस लायक हो जाए कि मतलब अपने मजबूती से, तो उसको लगा करके दूसरे जगह शिफ्ट कर दें। अभी आपको बताऊं, हरिशंकरी का पौधा, एक सज्जन हमारे यहाँ थे तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गमले में पीपल बड़ा हो गया है और बरगद खूब बड़ा हो गया है। फिर मैं उनके गमले में से निकाल के ले गया, पाकड़ एक अलग से ले लिया। पीपल, बरगद, पाकड़ एक जगह लगता है तो हरिशंकरी हो जाता है। तो बड़े पौधे अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने घर पर, बहुत से लोग अपने घर पर नर्सरी बनाना शुरू कर दिए कि हम 10 पौधा जो है आम खाया और गुठली गमले में लगा दिया और निकला, बड़ा हो गया। जब उसको 2-2.5 साल पाड़िए, जब बड़ा हो जाए 2.5-3 फीट का हो जाए तो निकाल के कहीं जमीन में लगा दीजिए। तो आप घर पर अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, हर आदमी तैयार कर सकता है। और पीपल, बरगद, पाकड़ लगाइए और नींबू का पौधा जो है उसमें, और बड़ा गमला है तो छतों पर लोग लगा करके, क्योंकि आम का पौधा रहता है, लोग सोचते हैं कि अगर हमको हवन करना है तो पल्लों के लिए कहीं और न भटकना पड़े, घर ही में मिल जाए। तो कई तरीके हैं, आदमी इसका उपयोग कर सकता है। और एक चीज और बताएं, बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है तो पेड़ खरीद कर किसी को दान कर दीजिए। और जितनी उम्र है, जैसे कि अभी निगम जी ने बताया कि भाई जितनी उम्र हो तो उतनी लगा दीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने हमसे जन्मदिन पर तो पौधा लगवाया नहीं,
तो जितनी उम्र उतना पौधा आज लगा दीजिए। आप अपना जो है बैलेंस पूरा कर दीजिए कि आपके अकाउंट में जो है, और जैसे कि खाता का होता नहीं है तो आप देखते हैं कि क्या स्थिति है, हमारे खाते में क्या बचा है। उसी तरह से जब हम सोचेंगे धरती से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पानी कैसे नीचे जाएगा, कहाँ से जाएगा, वर्षा होगा, जब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तब जा करके जो है हरियाली खुशहाली रहेगी। और जैसे तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा आप 108 पौधा जो 108 गमले घर पर रख सकते हैं, उसके बीच में योग करिएगा तो आपको एक सुगंध अलग से आएगी। बिल्कुल, ये चीज मतलब कि सबको करना है। ठीक है। देखिए अखिलेश निगम जी, जब कोरोना आया हर तरफ तो हाहाकार था, लेकिन एक बार प्रकृति साफ हवा देने लगी थी, क्योंकि हमने ऐसे ऐसी जो चीजें हैं देखी, ऐसे ऐसे पक्षियों को देखा जो शायद अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं खो चुके हैं। और जब कोरोना था तब तो वातावरण साफ हुआ, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन अब फिर से वातावरण की जो स्थिति हो गई है उसके लिए जो मनुष्य है और जो विकास है वो कितना जिम्मेदार है? देखिए, आप कोरोना का जो आपने जिक्र किया, तो देखिए कि वही हमारी आयुर्वेद का जो है, आप देखिए कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथ हमारे जो है, जो जड़ी बूटियां हैं, वही आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का जो है वो है योग, प्राणायाम और जो है हमारी जड़ी बूटियां। आपने देखा गया होगा कि जिस समय कोरोना का संकट आया उस समय हमारे यहाँ काढ़ा या जो है गिलोय काढ़ा और इस तरह की जड़ी बूटियों से जो इलाज हुआ उसमें काफ़ी लोग सरवाइव किए और काफ़ी बचे। और निश्चित रूप से जब हम वृक्षारोपण करते हैं, जो आपने कहा कि विभिन्न प्रकार के जो पक्षी जो है वो हो गए हैं, तो वृक्षारोपण करके केवल हम ऑक्सीजन ही नहीं वो करते हैं, जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो हम वहाँ के पशु पक्षियों को भी जीवन देते हैं। तब उस पेड़ पे उस पर जो है आप देखिए कि तमाम जो पक्षी हैं वो अपने जो है अंडे देते हैं, घोंसले बनाते हैं। मैं तो अपने यहाँ पर जो है, जहाँ पर घर है वहाँ पर पक्षी आते हैं, उनके लिए दाना और पानी मैं रखता हूँ, और मेरे यहाँ जो है परिवार के लोग भी रखते हैं। हमारे यहाँ पर हर वर्ष जो है कोई न कोई पक्षी, कभी गौरैया तो कभी बुलबुल, अभी इसी वर्ष जो है बुलबुल ने 3 अंडे दिए थे, तो हम लोगों उसकी पूरी सेवा करते रहे, और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो गए तब तक उसकी जो है रक्षा सुरक्षा करते रहे। और बड़ा अच्छा लगता था कि जब बुलबुल आती थी और बुलबुल के दोनों बुलबुल और नर और मादा दोनों आते थे और उसकी बच्चों को सेते थे। जब बड़े हो गए बच्चे तो लगता था कि ये परिवार के ही अंग हैं। जब बच्चे उड़ गए तो लगता था खालीपन, एक वैक्यूम आ गया, पूरा खालीपन लगता था। तो हर वर्ष मेरे घर में जो है कोई न कोई चिड़िया आती हैं और निश्चित रूप से घोंसला बनाती हैं, घोंसला बनाकर जो है वो जन्म देती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो है हम पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए काफ़ी कुछ हम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो रही पर्यावरण की बात, लेकिन जब मैं आपके बारे में जानकारी ले रही थी तो मैंने देखा कि आप लोग नशा मुक्ति जो अभियान है उसको लेकर भी काफ़ी सक्रिय हैं, लोगों को काफ़ी जागरूक किया है। इस अभियान के बारे में अखिलेश जी पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं पुलिस विभाग में हूँ और जो आपने बात पूछी है वो सार्थक है। मेरा मानना है कि जितने भी अपराध घटित होते हैं उसमें 80% अपराध का मूल कारण जो है नशा है, नशाखोरी। किसी हार्ड से हार्ड क्रिमिनल को भी कह दिया जाए, किसी शूटर को भी कह दिया जाए कि आप किसी को गोली मार दें, तो बिना नशा किए हुए वो गोली नहीं मार सकता है। क्योंकि जब वो व्यक्ति इंसान नहीं, नशा की सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो इंसान को जो है हैवान बना देता है। जब व्यक्ति इंसान, कोई भी अच्छा सा अच्छा इंसान जब जो है नशा कर लेता है तो वो इंसानियत के उससे जो है दिख जाता है, वो हैवान बन जाता है, तो मानव दानव बन जाता है। तो नशा में आप देखिए, जब नशा आदमी करता है तो उसको अपना होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। बड़े से बड़े रोड एक्सीडेंट्स भी जो होते हैं, पता चला हाई स्पीड में या नशा करने के बाद होते हैं। महिलाओं के प्रति भी जो अपराध होते हैं, अधिकतर जितने भी जो है अपराध होते हैं, गैंग रेप होते हैं या अन्य चीज़ें जो है, घरेलू हिंसा होती है, उसके पीछे भी जो है नशाखोरी वो है। तो मेरा मानना है कि जो है नशाखोरी हमको रोकना चाहिए। ये भी एक प्रदूषण है, वह पर्यावरण प्रदूषण है, नशाखोरी मानसिक प्रदूषण है। ये मानसिक प्रदूषण, और इसको मैं एक बीमारी के रूप में लेता हूँ, तो इसका इलाज भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे हर एक ज़िले में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, तो कम से कम 1-2 जो है वह हॉस्पिटल में जो है
नशा मुक्ति निवारण केंद्र की स्थापना हो। बहुत से लोग होते हैं हमसे या अन्य लोगों से, वो पूछते हैं कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन कैसे छोड़ें। तो इसके लिए प्रॉपर जो है उनके ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था हो। अब आयुष मंत्रालय बन गया है, तो आयुष मंत्रालय में भी ऐसी जो है शोध होने चाहिए। जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो उसको नशा से मुक्ति के लिए जो है व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए कृष्णानंद जी, हम अगर प्रकृति के करीब जैसे जैसे आते हैं, हम कई बुराइयों से दूर होते जाते हैं। तो ये चीज जाहिर सी बात है कि नशे पर भी लागू होती होगी। तो क्या अगर हम प्रकृति के करीब जाएंगे तो हम नशे से मुक्त किस तरीके से होंगे? प्रकृति किस तरीके से लोगों की मदद करेगी नशे से दूर करने में उनको? देखिए, ये मानसिक जो आपने बताया, निगम साहब ने जो बहुत बड़ी बात बताया, प्रकृति से ये सारा मानसिक से जुड़ा हुआ है। जब प्रदूषण से उसका दिमाग रहेगा, और हम तो देखिए एक बार एक सरकारी किताब में साहब के भी, निगम साहब के भी वो छपा था, मतलब कविता, और मैं मुंशी पुलिया से जा रहा था तो तम्बाकू खा के लोगों ने बस से जा रहे थे, थूका लोगों ने और हमारे आंख में पड़ गया। उस दिन हमने कविता लिखा, आज 10 साल पहले की बात है, कि मनई भइल खूब मतवाला बा और जहवे पावे तहवे थूके, केहू नाही टोके वाला बा। आ मुंह पीक दान भइल कुर्ता रंगाए वाला बा, आ जेकर कुर्ता रास्ता में बच जाऊ बड़ा किस्मत वाला बा। तो लोग देखिए शहर को स्वच्छ रखने में भी, कहीं भी आप जाइए सीढ़ियों पर जो है देखिए थूके हैं, लिफ्ट में थूक दे रहे हैं लोग। तो ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बाथरूम में जहाँ जाए तो इतना लगे कि बढ़िया। अभी हम शक्ति भवन गए थे, वहाँ बाथरूम देखा बहुत साफ था। तो हमने लोग, एक सज्जन हमारे मित्र थे, हमने दिखाया, हमने कहा देखो ऐसा बाथरूम होना चाहिए। तो हमको ये झांक झांक के देखना चाहिए कि, और ये सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है। हम बस से चल रहे हैं, केले का छिलका बाहर फेंक दिया, कोई आदमी की जान जा सकती है, और थूक दिया कि कोई आदमी कहीं जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, कहीं किस तरह से कपड़ा है और उसके ऊपर आपने थूक दिया। तो हमारे तो आंखें में लोग थूक दिए थे, दोनों आंख में। फिर मैं बैठ गया, धो करके किसी तरह से चला, तो कविता इस तरह का लिखा है। तो हमको ये देखना, सबको सोचना है, जो आज लोग सुन रहे होंगे हम लोगों की बातों को, सुझाव को, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर नशा मुक्त, अगर पूरा भारत, पूरी दुनिया को नशा मुक्त होना है, और हमको ऐसी चीज नहीं पालन करना है जो कि हमारा दिमागी डिस्टर्ब कर दे। आज सड़क पर जो चल रहे हैं, शराब पी के चल रहे हैं, हम तो एक दो लाइन सुना देते हैं कि उजर जाई बगिया, उजर जाई बगिया, पिय बसराब त उजर जाई बगिया, घरवा में हरो घरी लगल रही अगिया, अरे नाली में गिरत तू घरवा आईबा, और लइका मेहर के कैसे मुहवा देखईबा, अरे कैसे बैठबा केहू कलगिया, पिय बसराब त उजर जाई बगिया, छोड़ो बसराब त जाग जाई भगिया। अगर अपने को भाग्यशाली बनाना है तो नशा मुक्त होना पहले चीज जो है, पहले शिक्षा ये होना चाहिए कि हम नशा मुक्त रहेंगे, तब जीवन हमारा सफल हो पाएगा। देखिए अखिलेश निगम जी, नशा तो समाज के लिए अभिशाप है, लगातार आप और सर भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस नशे की शुरुआत कहां से होती है और आपने इस अभियान के तहत कितने लोगों का अभी तक नशा छुड़वाया है? क्या इसमें महिलाएं या लड़कियां भी शामिल हैं? बिल्कुल, आपने ये सार्थक प्रश्न किया। मैंने वर्ष 2008 में, जब मेरी संत कबीर नगर में जो है पोस्टिंग थी, वहीं पर मैंने जो है वहां से अभियान चलाया था। वहां मगहर महोत्सव होता था 2008 में, और 7 दिनों का होता था। तो डीएम और एसपी हम लोगों ने मिलकर जो है कुछ वहाँ पर मनोरंजन कार्यक्रम होते थे, तो हम लोगों ने पूछा, हमने स्वयं उसमें इनिशिएटिव लिया। हमने कहा हम लोगों को कुछ कैसे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे समाज सुधार की प्रेरणा मिली। तो उसमें हमने 2 कार्यक्रम जो है ऐड कराए थे। एक सर्वधर्म समभाव सम्मेलन, जिसमें विभिन्न धर्माचार्यों को एक मंच पर लाया गया। करीब उस समय 15 धर्माचार्य आए थे, सनातन धर्म के भी थे और इस्लाम धर्म के जो है मौलवी थे, लुम्बिनी से जो है बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और सिख धर्म के करीब 15 धर्माचार्य। सभी लोगों को ये कहा गया कि भाई सभी लोग ये करें कि इंसानियत, हर एक धर्म का मूल भाव है कि इंसानियत। आदमी को आदि धर्म जो है तोड़ता नहीं, धर्म जो है जोड़ता है। तो इस पर वो हुआ और बड़ा सार्थक प्रयास रहा। और दूसरा वहीं पर किया गया नशा मुक्ति अभियान। तो उसमें हमने स्कूली बच्चों को लिए, स्कूली बच्चे सब आए, कई स्कूल और विभागीय अधिकारियों को। उसमें ये कहा गया मंच पे ही
कि इसमें किसी को ये उपदेश नहीं देना है। हर एक आदमी आए और किसी भी स्कूल का जो रहेगा तो वहाँ पर पहले प्रिंसिपल और शिक्षक लोग संकल्प लेंगे, नशा मुक्ति का संकल्प लेंगे, साथ में बच्चे संकल्प लेंगे, विभागीय अधिकारी संकल्प लेंगे, साथ में जो है उनके वो लेंगे। मैं संकल्प पत्र का उस समय प्रारूप भी बनाया था। मुझे खुशी होगी कि प्राइम टीवी के माध्यम से वो बात जाए। संकल्प पत्र का ये प्रारूप था कि मैं अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी दवा में पड़े हुए पदार्थ के अतिरिक्त किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। साथ ही अपने जीवन में किसी को भी नशीली वस्तु को सेवन के लिए प्रोत्साहित नहीं करूँगा। इसके साथ अपने किसी भी व्यक्तिगत कार्यक्रम जैसे जन्मदिन, शादी, विवाह आदि में भी नशीली वस्तु का पेश नहीं करूँगा। मैं आजीवन इस व्रत का, इस संकल्प का पालन करूँगा। तो हमारे साथ उस समय करीब 59 पुलिसकर्मियों ने संकल्प लिया था। उसके पश्चात मेरे जीवन का एक अभियान हो गया कि मैं बहुत कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में गया, तो वहाँ पर लोगों से सामूहिक संकल्प कराया। तो एक ये मैसेज जाता, जब आप संकल्प लेते हैं, एक प्रण लेते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो गलत काम करने जाते हैं तो आपकी आत्मा अंदर से टूटती है। तो मेरा एक अभियान है प्राइम टीवी के माध्यम से कि सभी लोग जीवन में यह संकल्प लें कि दवा में पड़े हुए पदार्थ कहते हैं, दवे की मात्रा निश्चित होती है, सीमित होती है, वो लाभकारी होती है। उसमें कौन सा पदार्थ पड़ा है हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। तो दवा में पड़े हुए पदार्थ के अतिरिक्त कभी भी नशीली वस्तु का सेवन न करें। और जो लोग नशे का सेवन कर रहे हैं वो एक संकल्प लें कि हम इतने समय में धीरे धीरे करके उस नशीली वस्तु का परित्याग कर देंगे। एकदम से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विड्रॉल सिस्टम होता है, हमारे शरीर का विड्रॉल सिस्टम होता है, जो एकदम से कर देने में हो सकता है समस्या हो जाए, शारीरिक और मानसिक। तो यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं, गुटखे का सेवन कर रहे हैं या किसी अन्य तरह की नशीली वस्तु का सेवन कर रहे हैं, तो 1 महीने में, 2 महीने में धीरे धीरे उसकी मात्रा घटाते जाइए और घटाते जाते उसका जो है धीरे धीरे उसका प्रयोग करेंगे। इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल प्रयोग बताऊं कि मान लिया, सपोज कर लीजिए किसी को गुटखा खाने की, पान मसाला खाने की आदत है। मान लिया वो 20 पान मसाला रोज अगला आदमी सेवन करता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो 1 दिन पहले ही 20 पान मसाला खरीद के रख ले, और जब भी कभी वो सेवन करे वो एक संकल्प ले कि 20 से अधिक नहीं होगा। तो जब 20 पर अपने को कंट्रोल कर लेगा तो धीरे धीरे मात्रा घटाए, फिर 18 पर आए, फिर वो, क्योंकि जब एक बार वो सेवन करेगा, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या पान मसाला हो, तो लगेगा कि नहीं आज इतने पे ही हमको दिन चलाना है। जब 18 पे कंट्रोल कर ले फिर और मात्रा घटाए, 16, 15, 12, 10, 8, 9 इस तरह। अच्छा, फिर एक चीज और भी चीज है, जैसे मान लिया लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और पान मसाला गुटखा का सेवन करते हैं, तब होता है कभी कभी इसमें होता है गले में खराश बढ़ती है या चीज बढ़ती है। तो उसके लिए मैं एक प्रयोग भी बता दूं, आप उसकी जगह सौंफ और मिश्री का सेवन शुरू करें। जब भी आप जो है उसका जो है वो होता है, आपको गले में खराश होती है या कोई चीज होती है, सौंफ मिश्री का सेवन करने से आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, हाजमा भी सही रहेगा और गले की खराश भी जो है खत्म होगी। साथ ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब आपके गले में खराश हो तो आप धीरे धीरे पानी सिप करें, अपनी मनोरंजन की चीज जो है उसकी तरफ वो करें, आप नशे की तरफ न करें। प्रतिदिन आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करें कि प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हमको इस जो है बीमारी से, इस हमारी गलत आदत से हमको मुक्ति दें। आपका विल पावर, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आप जो है नशे की जो है कुचक्र से, दुष्चक्र से छूट जाएंगे। आप देखिएगा कि आपका पहले का जीवन और आज के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा।
मेरा लेकिन तो सर सीधा देखिए, सीधा कहना है। आप एक ऑफिसर हैं जी। और आपने बोला कि कहीं ना कहीं जो नशा है उसकी वजह से क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं। सरकार विज्ञापन चलाती है, पिक्चर जब भी हम देखने जाते हैं मूवीज तो उसके पहले विज्ञापन आते हैं, लेकिन सरकार ही है ना जो कहीं ना कहीं इन सारे जो तमाम चीजें हैं इनको प्रमोट कर रही है। चाहे वो हम अगर अल्कोहल की बात करते हैं या चाहे गुटखे की बात करते हैं, तो सरकार अब अपने स्तर से इसको बेचना ही बंद कर दे। देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि हम हर चीज के लिए सरकार को ही क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं? क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं है? सरकार तो बहुत सारी चीज, आप देखिए कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत स्मैक वर्जित है, हेरोइन वर्जित है, आप स्मैक, हेरोइन, कोकीन, मार्फिन और बहुत सारी चीजें वर्जित हैं, लेकिन फिर भी उसका व्यापार चल रहा है, लोग उसका सेवन कर रहे हैं। मुझे तो खुशी है कि सरकार इस समय जो है ये जितने एंटी ड्रग्स हैं इनके नष्ट करने का अभियान चलाए हैं और उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाया है। तो जहाँ तक शराब की बात कर रहे हैं, पहले हम अपने को शुद्ध करें। आजकल सबसे बड़ी चीज हो गई, हम दूसरे पे डिपेंड होने लगे। पहले आप अपना देखें, आईने में, दर्पण में आप अपना चेहरा देखें कि आप क्या कर रहे हैं, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। पहले व्यक्ति स्वयं को सुधारे, अपने स्वयं सुधरे, परिवार को सुधारे। हर व्यक्ति यदि अपने आप को सुधारेगा, अपने परिवार को सुधारेगा, तो धीरे धीरे एक माहौल बनेगा। जब लोग शराब की दुकान पे जाएंगे ही नहीं, होने दीजिए शराब की दुकानें, धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट स्वयं बाध्य हो जाएगी कि धीरे धीरे शराब की दुकानें बंद होगी। इसका एक सीधा सीधा आप देखिए कि बिहार में, गुजरात में जिन जिन जगहों पर जो है वहाँ पर जो है शराब की दुकानें नहीं हैं, वहाँ का क्राइम देखिए, बहुत ही क्राइम परसेंटेज काफी कुछ घट गया है। तो मेरा मानना है कि अखिल नशा मत कीजिए, अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल, घर वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल। और मेरा और इसका कहना है, जन जन तक मेरा संदेश, मैं इसको एक नारे के रूप में कहूँगा, जन जन तक मेरा संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश, नशा मुक्त हो भारत देश। ठीक है कृष्णानंद जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी एक छोटी सी एक कविता सुनाएं। 2 लाइन में जी बिल्कुल। कि नशा के बारे में साहब ने जो है इतनी अच्छी चीज बता दिया है बिल्कुल। कि जे नशा मुक्त बा ओकर देहिया मजबूत बा, आ चेहरा ओकर चमकत रही, यह बड़ा सबूत बा। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो अभी आप लोगों ने प्राइम टीवी पर जो सुना आप लोगों ने पालन करें और जो है स्वयं भी नशा मुक्त हो जाए और दूसरे को भी जो है उसकी प्रेरणा दें। ये इसी में ये सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। तो धन्यवाद आप दोनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य और वातावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में खुद को स्वस्थ रखने के साथ ही वातावरण को शुद्ध रखना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ शरीर का विकास होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, तभी हम अंदर से संतुष्ट रहेंगे, हमारा मस्तिष्क जो है यानी कि दिमाग वो शांत रहेगा और तभी हम अपने भविष्य को और आगे संवार पाएंगे। तो धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए गए थे प्राइम टीवी पर हमारे साथ कृष्णानंद राय जी, साथ ही डीआईजी अखिलेश निगम अखिल जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों से तमाम जानकारी साझा की कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं और अपने पर्यावरण की सुरक्षा कितनी जरूरी है, ये भावी पीढ़ी के लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा की। लेकिन सबसे बड़ा जो समाज के लिए ये कहे कि अभिशाप है वो है नशा। इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जो नशा है वो परिवार के साथ ही समाज को भी तबाह करने का काम करता है। ऐसे में लोगों को फिलहाल जागरूक होना बहुत जरूरी है ताकि एक तरफ वो पर्यावरण को बचाए, प्रकृति के करीब जाएं और जैसे जैसे आप प्रकृति के करीब जाएंगे जो तमाम कुरीतियां हैं उससे आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।